नमस्ते बच्चों, मैं आपकी सामाजिक अध्ययन विषय की विषय अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी सामाजिक अध्ययन की पुस्तक का पाठ 16 स्त्रियां जाति तथा सुधार का भाग 3 पढ़ाने जा रहे हूँ। देखिए बच्चों, इससे पहले हमने इसके 2 भाग पढ़ लिए थे और इसके दोनों भागों में हमने आपको बताया था कि प्राचीन काल में स्त्रियों की क्या दशा थी और कैसे उन्हें पुरुषों से कम देखा जाता था, पुरुषों के समान नहीं समझा जाता था और इसी कारण अनेक समाज सुधारक सामने आए और स्त्रियों के हित में अपनी आवाज उठाई। तो आगे चलते हैं बच्चों। सभी बच्चे अपनी बुक खोलेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और सभी बच्चे एक कॉपी पेंसिल भी ले लीजिए, क्योंकि जो इसमें महत्वपूर्ण तथ्य आएंगे हम आपको साथ के साथ इसे नोट कराते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। समाज सुधारकों का योगदान। जाति प्रथा के दोषों को बहुत से समाज सुधारकों द्वारा महसूस किया गया। उन्होंने निश्चय किया कि यह उचित समय है कि जाति प्रथा का उन्मूलन कर देना चाहिए, ताकि ऐसे समाज की रचना हो सके जहां सभी लोगों को उन्नति के समान अवसर तथा स्तर दिए जाएं। हम यह विशेष से 2 क्षेत्र महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश पर ध्यान देते हुए कुछ महत्वपूर्ण समाज सुधारकों के योगदान की चर्चा करेंगे। तो जब उन्होंने देखा कि स्त्रियों को समान अवसर नहीं दिए जाते हैं या कुछ निम्न जाति ऐसी हैं जिन्हें सम्मान नहीं मिलता है, तो ऐसे में कुछ समाज सुधारक जो थे वो आगे आए और उन्होंने अपने राष्ट्र को आगे ले जाने का कार्य किया और उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताई। तो देखिए बच्चों, यहां पर है प्रकरण अध्ययन महाराष्ट्रीय। तो सबसे पहला है महाराष्ट्र जाति प्रथा से पीड़ित था, इसीलिए यहाँ बहुत से समाज सुधारक सक्रिय हुए। इनमें से कुछ प्रमुख थे। कौन कौन से थे वो? जब देखा कि उन्होंने महाराष्ट्र में अत्यधिक अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है और उत्पीड़न के कारण उन्होंने देखा कि समाज में बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो ऐसे में कुछ समाज सुधारक जो थे वो सामने आए और सक्रिय होकर आगे बढ़े। तो इनमें सबसे पहले आता है नाम ज्योतिराव गोविंदराव फूले जी का। यह ज्योतिबा फूले या महात्मा फूले के नाम से प्रसिद्ध थे। यह निम्न जाति के एक माली थे। एक बार इनका अपमान किया गया और इन्हें ब्राह्मण परिवार में हो रहे एक विवाह समारोह में आने से रोका गया। तभी इन्होंने निम्न जाति के लोगों की दशा सुधारने का निश्चय किया। इन्होंने गैर ब्राह्मण तथा शोषित वर्ग के कल्याण के लिए सत्य शोधक मंडल का निर्माण किया। तो देखिए बच्चों, क्या हुआ था इनके साथ कि जब ये एक ब्राह्मण विवाह में गए थे तो इन्हें वहां पर जाने से रोक दिया गया। यह अपमान इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और इन्होंने निम्न जाति के लोगों की दशा सुधारने का निश्चय कर लिया और इन्होंने सत्य शोधक मंडल का निर्माण भी किया। इन्होंने इस मंडल में बिना किसी जातिगत भेदभाव के सभी लोगों के प्रवेश की अनुमति दी। यह ब्राह्मणों के प्रभुत्व के विरुद्ध थे तथा इन्होंने बिना ब्राह्मणों की सहभागिता के विवाह समारोह का प्रारंभ किया। तो इन्हें क्या था, ये ब्राह्मणों के विरुद्ध हो चुके थे, क्योंकि जब इन्होंने देखा कि एक शादी में यह ब्राह्मणों की एक शादी में जाना चाहते थे लेकिन इन्हें जाने नहीं दिया, इन्हें वहीं रोक लिया गया, तो ये तभी से ये ब्राह्मणों के विरुद्ध हो गए और इन्होंने ठान लिया कि कोई भी कहीं भी समाज में अगर विवाह होगा तो वहां पर ब्राह्मणों का आना वर्जित होगा। तो ये इनके विरुद्ध हो गए थे। कौन? ज्योतिबा फूले जी। तो देखिए ज्योतिबा फूले ने स्त्री सुधार के लिए भी कार्य किए। इन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को शिक्षित किया और उनकी पहली आधुनिक महिला अध्यापिका बनने में भी सहायता किया। तो देखिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्त्री सुधार के लिए सबसे पहले तो अपनी पत्नी को ही शिक्षित किया
और वे शिक्षित होकर क्या बनी, एक अध्यापिका बनी। इन्होंने साथ मिलकर पूना में 6 विद्यालयों की स्थापना की, जिनमें से एक निम्न जाति की कन्याओं के लिए थी। इन्होंने कृषक, विधवा तथा निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए भी कार्य किए हैं। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सबसे पहले स्त्री जाति के लिए इन्होंने अपनी पत्नी को सावित्रीबाई फूले को शिक्षित किया और वह शिक्षित होकर एक अध्यापिका बनी। अध्यापिका बनने के बाद उनके साथ मिलकर इन्होंने 6 विद्यालयों की स्थापना की, जिनमें से एक जो विद्यालय था वो निम्न जाति की कन्याओं के लिए रखा था। कृषक, विधवा तथा निम्न जाति के लोगों के लिए इन्होंने बहुत से अपने जीवन में कार्य किए हैं। आत्माराम, पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे तथा रामकृष्ण भंडारकर ने समाज सुधारक के कार्यों के लिए महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, तो यहाँ पर 3 आपने देखे ये स्क्रीन पर कि 4 नाम दिए गए हैं, आत्माराम, पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे तथा रामकृष्ण भंडारकर। इन्होंने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की। इन नेताओं ने जाति प्रथा तथा अस्पृश्यता का विरोध किया। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह, अंतर जातीय विवाह, स्त्री शिक्षा, आधुनिक शिक्षा तथा हिंदू समाज एकता का समर्थन किया। इन्होंने क्या किया था बच्चों, विधवा पुनर्विवाह यानी कि विधवाओं को पुनः विवाह कराना, अंतर जातीय विवाह यानी कि कोई भी किसी भी जाति का है तो वह आपस में विवाह कर सकता था। स्त्री जाति यानी कि महिलाओं की शिक्षा पर भी इन्होंने बल दिया। इनके साथ साथ बहुत से अन्य लोगों ने भी जाति प्रथा के विरुद्ध कार्य किए। इनमें से मुख्य स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, जिन्होंने हिंदू समाज में सुधार के लिए कई कार्य किए। प्रकरण अध्ययन आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में क्या क्या किया समाज सुधारकों ने, अब हम पढ़ने जा रहे हैं। महाराष्ट्र की तरह बहुत से समाज सुधारक आंध्र प्रदेश तथा दक्षिण भारत में भी सक्रिय हो गए थे। इनमें से मुख्य वीरेश लिंगम, श्री नारायण गुरु पेरियर तथा चन्मेंत्री श्री धरारू नायडू थे। तो इसमें ये सब जो थे समाज सुधारक, इन लोगों ने आगे आके समाज सुधारने का बीड़ा उठाया। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम कंदुकुरी वीरेश लिंगम के बारे में। वह समाज सुधारक जिन्होंने आंध्र प्रदेश में उतने ही महत्वपूर्ण कार्य किए जितने बंगाल में ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किए। कंदुकुरी वीरेश लिंगम 1848 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक थे, यानी कि इनका जीवन का जो कार्यकाल था कार्य करने का, तो वह 1848 ईस्वी से लेकर 1919 तक रहा। वीरेश लिंगम ने पाश्चात्य शिक्षा, स्त्री शिक्षा, सह शिक्षा तथा समाज सुधार की उन्नति का समर्थन किया। तो इन्होंने क्या किया, पाश्चात्य शिक्षा यानी कि विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो युवा उत्सुक थे, तो इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का भी समर्थन किया, स्त्री शिक्षा पर भी बल दिया और सह शिक्षा यानी कि सभी को समान शिक्षा मिलनी चाहिए, इसके लिए भी इन्होंने विशेष कार्य किए। उन्होंने 1874 ईस्वी में राजमुंद्री में अपने विचारों का प्रचार करने के लिए विवेक वर्धनी नामक पत्रिका का प्रारंभ किया। तो यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है बच्चों कि विवेक वर्धनी नामक पत्रिका का प्रारंभ किसने किया, तो वो किया था कंदुकुरी वीरेश लिंगम जी ने। उन्होंने सामाजिक बुराइयों की आलोचना की। सामाजिक बुराइयां जो उस समय में चलन में बहुत थी, कौन कौन सी थी, बाल विवाह, दहेज प्रथा तथा छोटी लड़कियों की ज्यादा उम्र के व्यक्तियों के साथ विवाह करवा देना। उन्होंने 1874 ईस्वी में दावलेश्वरम में कन्या विद्यालय की स्थापना की। उन्होंने काम करने वाले लोगों तथा निम्न जाति के लोगों के लिए रात्रि विद्यालयों की स्थापना की। उन्होंने अपने विद्यालय में सह शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए लड़कियों को प्रवेश दिए। उन्होंने 1881 ईस्वी में विधवाओं हेतु पुनर्विवाह समाज की स्थापना की, जिसमें उन्होंने उच्च शिक्षा की विधवाओं का विवाह करवाया।
उन्होंने कार्यों की प्रशंसा अन्य समाज सुधारकों द्वारा भी की। उन्हें लोक कल्याण के कार्यों के लिए राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो देखिए बच्चों, इनका जितना भी जीवन में कार्य करने का समय रहा है, उन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर अपना समाज में सहयोग दिया, स्त्री शिक्षा पर बल दिया, विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया और उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का भी समर्थन किया। अब पढ़ेंगे बच्चों हम श्री नारायण गुरु जी के बारे में। तो श्री नारायण गुरु का जन्म 1854 ईस्वी में केरल में हुआ था। यह एझावा नामक निम्न जाति में जन्मे थे, जिसे अछूत माना जाता था। इन्होंने निम्न जाति के लोगों के साथ किए जा रहे भेदभाव को देखा तथा उनके कल्याण के सुधार के कार्य करने का निश्चय किया। यह समाज के उत्पीड़न वर्ग की मुक्ति के लिए लड़े, यानी कि जो वर्ग समाज से उत्पीड़ित हो रहा था, जिसका उत्पीड़न किया जा रहा था, उसके लिए इन्होंने आवाज उठाई। इन्होंने निम्न जाति के लोगों के साथ किए जा रहे अन्याय का विरोध किया। इन्होंने बहुत से मंदिरों का निर्माण करवाया जिसमें देवी देवताओं की मूर्ति नहीं रखी गई। इनके द्वारा स्थापित प्रथम मंदिर में निकट की चोटी नदी से लाया गया एक पत्थर रखा गया था, जिस पर गुदवाया गया कि यह वह स्थान है जहां लोग भाईचारे के साथ बिना किसी जातिगत भेदभाव तथा धार्मिक प्रतिद्वंद्विता के साथ रहते हैं। इन्होंने श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की तथा एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर का नारा दिया। इन्होंने सभी प्रकार की जाति तथा धर्म पर आधारित भेदभाव को अर्थहीन माना। इन्होंने क्या माना बच्चों कि इसका कोई अर्थ नहीं है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को से अस्पृश्यता का भेदभाव रखे या फिर उसे उसका उत्पीड़न करे या उसे कमजोर वर्ग का समझकर उसका अपमान करे। तो ये सब ये नहीं चाहते थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक धर्म यानी कि सभी लोग बराबर हैं, एक जाति के हैं और एक ही हमारा ईश्वर है, इसका इन्होंने नारा भी दिया। अब पढ़ रहे हैं बच्चों हम पेरियर ई.वी. रामास्वामी के बारे में। पेरियर का जन्म 1879 ईस्वी में मद्रास में एक उच्च जाति नेकर में हुआ था। ये ईश्वरवादी थे, किंतु जब ये 28 वर्ष के हुए तब अनीश्वरवादी बन गए। यह हिंदू समाज में विद्यमान जाति प्रथा के बिल्कुल विरुद्ध थे। इन्होंने उन निम्न जाति के लोगों के दुख को बांटा जिनके साथ कई शताब्दियों से अछूतों जैसा व्यवहार किया जा रहा था। इन्होंने उनके कल्याण के लिए समाज को सुधारने का बीड़ा उठाया। इन्होंने कहा कि ऐसा कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से निम्न जाति के लोगों को शिक्षा तथा अच्छे व्यवसाय से वंचित रखा जाए। देखिए, ये एक ऐसे समाज सुधारक हुए हैं जिन्होंने अपने अंतर मन से महसूस किया कि जो भी पिछड़े वर्ग के साथ हो रहा था वो गलत हो रहा था और उसका कोई हक नहीं, किसी का कोई हक नहीं बनता था कि किसी को पढ़ने से रोका जाए या मंदिरों में जाने से रोका जाए या सार्वजनिक स्थलों पर जाने से रोका जाए। तो ये जो बातें थी ये इनको बहुत ही मन को लगती थी और इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने निम्न वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए अथक प्रयास भी किए। इन्होंने मंदिरों में अनेक प्रवेश के भी प्रयास किए, जिसके लिए इन्हें एक बार गिरफ्तार भी कर लिया गया था। पेरियर समाज सुधारक को राजनीतिक स्वतंत्रता से भी पूर्व चाहते थे। इन्होंने द्रविड़ कजगम नामक एक संस्था की स्थापना की। यह सरकारी सेवाओं में निम्न जाति के लोगों के आरक्षण के लिए भी लड़े। इन्होंने इसके लिए कई आंदोलन किए, यहाँ तक कि इन्होंने बिना पुजारियों के विवाह समारोह का समर्थन किया। यानी कि विवाह जो किए जा रहे थे उस समय पुजारियों का वहां पर आना वर्जित था, यानी कि ब्राह्मणों को आने की वहां पर अनुमति नहीं थी। इन्होंने एक बार कहा था, जाति प्रथा जो हमें श्रेष्ठता, हीनता, उच्च तथा निम्न के विचारों की शिक्षा देती है को जड़ से उखाड़ फेंक देना चाहिए।
पेरियर का लक्ष्य बहुत ऊंचा था, किंतु इन्हें सीमित समर्थन मिला क्योंकि यह अधिकांशतः हिंदू धर्म तथा ब्राह्मणों के विरुद्ध निदानात्मक भाषण देते थे। तो यह जब भी देते थे तो हिंदू धर्म तथा ब्राह्मणों के विरुद्ध ही भाषण देते थे, इसलिए इन्हें समाज सुधारक के रूप में तो जाना ही गया, लेकिन इनके समर्थन में कुछ लोग आगे ही नहीं आए। अब पढ़ेंगे बच्चों हम चन्नबेती श्री धरालू नायडू जी के बारे में। ब्रह्म समाज से प्रेरित होकर चन्नबेती श्री धरालू नायडू ने वेद समाज की स्थापना की। उन्होंने हिंदू समाज तथा जाति प्रथा के सुधार के लिए कार्य किए। उन्होंने ब्रह्म समाज की बहुत सी पुस्तकों का तमिल एवं तेलुगु में अनुवाद भी किया। अब पढ़ने जा रहे हैं बच्चों हम महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी जी एक ऐसे महान नेता व समाज सुधारक थे जिनके योगदान की चर्चा किए बिना राष्ट्र जीवन का कोई भी क्षेत्र पूर्ण नहीं दिखाई देता। उन्होंने सर्वोदय यानी कि सभी लोगों की उन्नति का समर्थन किया। उन्होंने कड़े रूप से अस्पृश्यता तथा जाति प्रथा का विरोध किया। उन्हें अस्पृश्यों की दयनीय दशा देखकर अत्यधिक कष्ट हुआ। उन्होंने इसे मानवता पर कलंक की भरी भाषा दी। यानी कि गांधी जी के सामने जो ये सब हो रहा था तो गांधी जी देखकर ये बहुत दुखी थे कि सभी लोगों को एक समान ना मानकर कुछ लोगों को श्रेष्ठ माना जाता है और कुछ को निम्न जाति का माना जाता है और उनसे अछूतों की तरह व्यवहार किया जाता है। तो यह सब देखकर गांधी जी बहुत परेशान थे, बहुत ही दुखी थे और जो वहां पर जाति प्रथा और अस्पृश्यता वहां पर हो रही थी उनका उन्होंने अपने जीवन काल में विरोध किया। उन्होंने इसे मानवता पर कलंक की परिभाषा भी दी। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति का किसी विशेष जाति में जन्म लेना उसके व्यवसाय या सम्मान का मापदंड नहीं हो सकता। सभी लोगों का जन्म एक समान हुआ है और उनके साथ एक समान व्यवहार ही करना चाहिए। वह उन सभी प्रतिबंधों का उन्मूलन करना चाहते थे जो मानव को मानव से अलग करता था। तो यानी कि जो भी ऐसी रूढ़िवादी सोच थी, गांधी जी क्या करना चाहते थे, उन्हें बिल्कुल जड़ से समाप्त करना चाहते थे और सबको समान अवसर देना चाहते थे। महात्मा गांधी ने कस्बों तथा ग्रामों में अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए रचनात्मक कार्य संचालित किए। उनका विचार था कि यदि अस्पृश्यता रही तो हिंदू धर्म एवं भारत पतन की ओर उन्मुख हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जाति प्रथा को हिंदू शास्त्रों में कोई स्थान नहीं दिया गया है। उनका मानना था कि चारों वर्णों के लोगों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। तो ये जो लोगों की सोच थी ये अपने आप से बनाई गई थी कि कोई ऊंची जाति का है या निम्न जाति का है या ये अछूत है या ये ब्राह्मण है। तो ये लोगों की सोच थी उस समय के। तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने इन सभी विचारों का खंडन किया और वह इस सोच से परे हर वर्ग के उत्थान के लिए आगे आए। महात्मा गांधी ने 1932 ईस्वी में अछूतों के उत्थान के लिए हरिजन सेवक समाज की स्थापना की। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि हरिजन सेवक समाज की स्थापना किसने की, तो वो की थी गांधी जी ने। उन्होंने 1933 ईस्वी में हरिजन नामक साप्ताहिक समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रारंभ किया। वह स्वयं अछूतों की बस्ती में उनके मध्य रहते थे। यह उनके प्रयास का ही परिणाम था कि भारत के संविधान में अस्पृश्यता को निषिद्ध किया गया। यानी कि जो अस्पृश्य थी उसका कोई अर्थ नहीं था और वो नहीं होनी चाहिए थी, तो उसका पूर्ण रूप से वहां पर खंडन किया गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ज्ञान कोश है। 1932 ईस्वी में जब ब्रिटिश सरकार ने फूट डालो राज करो की नीति के आधार पर सामुदायिक पुरस्कार देने का निम्न जाति के लोगों को हिंदुओं से विलग करने का प्रयास किया, तो इसके विरोध में गांधी जी आमरण अनशन किया। यानी कि वो नहीं चाहते थे कि हमारा जो भारत देश है वो जातियों में बटे, क्योंकि जातियों में बटकर भारतीयों की एकता जो थी वो कम हो जाती। इसलिए गांधी जो थे वो भारत को आजादी दिलाने के लिए सभी व्यक्तियों को, सभी वर्ग के लोगों को एकजुट करना चाहते थे। अब देखिए बच्चों, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं।
डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में महर जाति में हुआ था। वे अस्पृश्य तथा शोषित वर्ग के अधिकारों के लिए लड़े। उन्होंने जी जान से जाति प्रथा का विरोध किया। शोषित वर्ग के उत्थान के लिए किए गए अथक प्रयासों के कारण वह आज परम पूजनीय माने जाते हैं। तो देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी ने जो पिछड़ा वर्ग था, जो निम्न जाति के लोग थे, उनके उत्थान के लिए अपने जीवन में जो थे वो कितने अथक प्रयास किए, कितना उन्होंने बलिदान दिया, कितनी यातनाओं का, कितनी कठिनाइयों का उन्होंने अपने जीवन काल में सामना किया, और उन सब यातनाओं को सहते हुए भी अपनी देश की प्रत्येक जाति के बारे में उन्होंने अपने अच्छे विचार दिए और उन्हें आगे की ओर लाए। शोषित वर्ग में शिक्षा का प्रसार करने के लिए उन्होंने 1924 ईस्वी में अखिल भारतीय बहिष्कृत परिषद का निर्माण किया। तो देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी बनता है कि 1924 ईस्वी में अखिल भारतीय बहिष्कृत परिषद का निर्माण किसने किया? तो वो थे बाबा भीमराव अंबेडकर जी। और उन्होंने विकास के लिए प्रयास किए। उन्होंने शोषित वर्ग को न्याय प्राप्त करने के लिए कानूनी सहायता भी प्रदान की। उन्होंने इन शोषित को यह सलाह दी कि वे शराब पीने तथा जुए खेलने जैसी बुरी आदतों को त्याग कर अध्ययन, लेखन तथा समाज सेवा की अच्छी आदतों को ग्रहण करें। यानी कि उनका कहना यह था कि जब अगर प्रत्येक सदस्य अगर शिक्षित होगा, समाज का प्रत्येक सदस्य अगर शिक्षित हो जाए तो इस देश की तरक्की में अपना पूर्ण रूप से सहयोग दे सकता है। अब है बच्चों, समाज सुधारकों के कार्यों में बाधाएं। इस तथ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि इन समाज सुधारकों ने 19वीं तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में तब कार्य किए जब भारत ब्रिटिश शासन के अंतर्गत था। सभी समाज सुधारकों ने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से कार्य किए। सरकार की किसी भी प्रकार से समाज सुधार के विषय में कोई रुचि नहीं थी। यहाँ तक कि यदि कोई कानून पारित हो भी जाता था तो मुश्किल से ही उसे लागू करने का कार्य किया जाता था, क्योंकि ऐसा विचार था कि 1857 ईस्वी का विद्रोह तथा अन्य विद्रोह इन सुधारों के लिए ही परिणाम है। यानी कि देखिए, कहने का मतलब इसमें ये बताया गया है इस पैराग्राफ में कि जितने भी समाज सुधारक थे उनके सामने बाधाएं क्या थी? बाधाएं ये थी कि जिस समय उन्होंने लोगों के उत्थान के लिए आवाज उठाई, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हौसला दिया, तब यह भारत जो था वो अंग्रेजों का गुलाम था। भारत में ब्रिटिश शासन चल रहा था। भारत जो था वो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत था। तो ऐसे समय में भी इन लोगों ने बढ़ चढ़कर अपना सहयोग दिया। ये इनकी काबिले तारीफ रहा। समाज सुधार के लिए पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण कानूनों में 1829 ईस्वी का सती प्रथा उन्मूलन तथा 1856 ईस्वी का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम थे। 1872 ईस्वी में अंतर जातीय विवाह तथा अंतर समुदाय विवाह को स्वीकृति दी गई। 1860 ईस्वी में बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसमें 1860 ईस्वी में लड़कियों की विवाह योग्य आयु 10 वर्ष की गई। 1891 ईस्वी में यह 12 वर्ष की गई। 1929 ईस्वी में शारदा एक्ट पारित हुआ, जिसके अनुसार लड़की की विवाह आयु को बढ़ाकर 14 वर्ष तथा लड़के की आयु को 18 वर्ष कर दी गई। कुछ कानून स्त्रियों का पैतृक संपत्ति में अधिकार तथा अस्पृश्य लोगों के मंदिर में प्रवेश के लिए भी बनाए गए। तो ये बच्चों कुछ महत्वपूर्ण सन हैं, आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसी में से बनते हैं कि अंतरजातीय विवाह को कब समाप्त किया गया या लड़कियों की 14 वर्ष आयु किस सन में की गई थी। तो ये सब जो है ये महत्वपूर्ण सन हैं, आप इन्हें एक कॉपी में नोट कर लीजिए। इसमें से आपके एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब है राष्ट्रवाद का उदय। समाज सुधार आंदोलन का एक मुख्य परिणाम राष्ट्रवाद का उदय था। ब्रिटिशों के आगमन से पूर्व भारतीय संपूर्ण भारत को एक इकाई न मानकर स्वयं को किसी एक या अन्य क्षेत्र से संबंधित मानते थे। वे स्वयं की पहचान एक भारतीय के रूप में करते थे। समाज सुधार आंदोलन ने उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना जागृत की तथा उन्होंने अनुभव किया कि वे
अपनी समस्याओं का समाधान तभी कर सकते हैं जब वे पूरी तरह राष्ट्रीयवाद की भावनाओं को अपनाएं। यह भावना बाद में स्वतंत्रता का परिणाम बनी। भारतीय समाज स्वयं को इन कुरीतियों से पूर्णतः मुक्त नहीं कर पाया। जाति प्रथा लोगों को निरंतर बांटती रहती है। विशेषतः कुछ राजनीतिज्ञों को स्वयं के स्वार्थ के कारण दहेज प्रथा आज भी विवाहित स्त्रियों का जीवन छीन रही है। शिक्षा भारत में दूर दूर तक फैल चुकी है और इनसे बहुत सी बुराइयों के उन्मूलन में योगदान दिया गया, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। तो देखिए यहाँ पर आइए चर्चा करें में भी है, महात्मा गांधी ने जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक बड़ा योगदान दिया। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि कितने ही समाज सुधारक स्त्रियों के जातियों के उत्थान के लिए आगे आए। निम्न जो वर्ग की जाति वर्ग के लोग थे उनके उत्थान के लिए सामने आए, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में बहुत अथक प्रयास किए इनमें सुधार लाने के लिए, परिवर्तन करने के लिए, समाज को आगे ले जाने के लिए। लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता जो है थी उसके कारण कुछ कुरीतियां आज भी समाज में जू की तू बनी हुई हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा यह पाठ समाप्त होता है। सभी बच्चों के ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा ऐसी हम आशा करते हैं। तो अगर नहीं भी आया है कोई टॉपिक समझ में तो आप स्कूल में भी आके हमसे उस टॉपिक के बारे में पूछ सकते हैं, हम आपको अच्छे से और समझा देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसकी चैप्टर की एक बार रीडिंग आप स्वयं भी करें ताकि आपको जो कठिन वर्ण हैं, जो कठिन शब्द हैं वो आपको अच्छे से उच्चारण करने आ जाएं। ठीक है बच्चों, तो यह वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।